मॉर्निंग और फ्रेंड, आप सभी का ब्रिलियंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका अपना राकेश महासरा आज फिर राष्ट्रपति टॉपिक के साथ आपके साथ हमने भाग फर्स्ट और सेकंड दो भाग के अंदर राष्ट्रपति को अनुच्छेद संबंधित लिया। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमारा टॉपिक शेष रहा है। इस पार्ट के अंदर हमारी पूरी कोशिश रहेगी राष्ट्रपति को पूर्ण करने की। हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लिया है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इसी चैनल पे मिलेंगे आपको। ब्रिलियंट क्लासेस यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस सर्च करें। इसी के अंदर यदि आप पार्ट 3 देखने से पहले वो दोनों पार्ट अवश्य देखें, क्योंकि आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। इसीलिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखना ना भूलें। आपको कैसा लगे वो आप भी बता देना कमेंट करके हमें। अब आज हम पार्ट 3 लेंगे। इसके अंदर हम आपको राष्ट्रपति की शक्तियों संबंधित पूर्ण करवाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी आज इसी पार्ट में हम राष्ट्रपति टॉपिक को पूर्ण किया जाए। तो आज हम लेते हैं राष्ट्रपति की विशेष हमारा फोकस रहेगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो महत्वपूर्ण है। कई कंपटीशन परीक्षा पूछे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन शेयर किया जाएगा जिसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट के रूप में। इसीलिए आज पार्ट 3 भाग 3 राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, जो आपातकालीन शक्तियां हमें जगह पढ़ते हैं, लेकिन शक्तियों संबंधी आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हम शक्तियों सहित और पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां इसी पाठ के अंदर पूर्ण करेंगे। राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां प्रदत्त है। कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका के अंदर वो नियुक्ति करता है। इसकी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा परिषद इत्यादि की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां उनके पास होती है। सैन्य धारणी होती है, संसद संबंधी शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती है। इस प्रकार अनेक प्रकार की राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति को क्या माना जाता है? नाम मात्र माना जाता है। फिर भी हम नाम मात्र संवैधानिक दृष्टि से क्या है राष्ट्रपति वो चीज भी देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियां क्रम से लेते हैं। उसकी कार्यपालिका शक्तियां, उसके बाद विधायी शक्तियां, संसद संबंधी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां। ये 5-6 प्रकार की शक्तियां हम पूरी विस्तार रूप से अभी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां में पहला क्या करता है? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। ये किन किन की नियुक्ति करता है हम आप सभी को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा परिषद, महानियंत्रक, ऑर्गन, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आप लेना सही तो लिख दो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा, महानियंत्रक, लोक सेवा आयोग, राज्यों के राज्यपाल, इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या? प्रधानमंत्री एक देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा, महानियंत्रक, लोक सेवा आयोग, राज्यों के राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति इत्यादि की नियुक्ति करता है। और दूसरी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों ने एक देखी, अब दूसरी शक्ति देखेंगे क्या करता है।
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर राज्य यानी राज्य और केंद्र के बीच जो भी क्षेत्र है उनको बंटवारा किस प्रकार किया है, वो सभी कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति। इसीलिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ऊपरी भी ध्यान दें, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति कहता है। यदि आपको पूछ लिया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय राष्ट्रपति करता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है, आर्टिकल कौन से में 263 के तहत उल्लेखित है कि भारतीय राष्ट्रपति है ना जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। दो तीसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तीसरी क्या है, वित्तीय आयोग का, वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आयोग का गठन करता है कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति। वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन करता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है, 280 अनुच्छेद, आर्टिकल 280 के अंदर उल्लेख है कि वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक मोस्ट बात है, राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्ति में क्या पढ़ सकते हैं, SC ST OBC इनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाना, उनके लिए कुछ आयोगों का गठन करना, इनके लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध करना, वो कार्य कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट CR के अंदर, राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एंड जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और OBC, हम लिख सकते हैं SC ST और OBC के लिए योजनाएं बनाना, उनके लिए आयोगों का गठन करना, राष्ट्रपति क्या करता है, SC ST OBC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है, उनके लिए आयोगों का गठन करता है। अलग से क्या करता है, आयोगों का गठन करता है, कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति करता है। और एक 5 नंबर टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है, प्रधानमंत्री भारतीय मंत्रिपरिषद तथा उनके प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार के कार्य संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है, भारतीय प्रधानमंत्री से, लिख सकते हैं हम PM से सलाह प्राप्त कर सकता है। क्या पढ़ी हमने, कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां कितने टाइप में पढ़ी हमने, 5 से 6 प्रकार में पढ़ी। पहली हमने पढ़ी थी, क्या करेगा, नियुक्तियां करेगा, क्या करेगा, नियुक्तियां किसकी करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा, महालेखा महानियंत्रक इत्यादि जो भी संगठन होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि का गठन कौन करता है, भारतीय राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है 263 अनुच्छेद के तहत। वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, आर्टिकल 280 बताता है कि वित्तीय आयोग का गठन करता है भारतीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा SC ST और OBC के लिए अनेक योजनाएं, उनके लिए आयोगों को गठन करना, और अंतिम रूप में पढ़ा था प्रधानमंत्री से सलाह प्राप्त करना। ये किसकी शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त है। सेकंड हम राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्ति की ओर देखेंगे। सेकंड क्या, विधायी शक्ति या संसद संबंधी, संसद के क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या काम करता है, संसद, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री के ऊपर इनकी क्या शक्तियां चलती है, उनका क्या पावर है, वो चीज हम देखेंगे। आर्टिकल ऑफ राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में देखेंगे विधायी शक्ति। क्या, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति इसे कह सकते हैं, और लिख दे संसद संबंधित शक्तियां, संसद संबंधी शक्तियां, संसद संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां। अभी मैंने आपको बताया विधायी संबंधी संसद क्या कर सकता है, दोनों लोकसभा राज्यसभा संसद की बैठक बुला सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है। योजना है, ये कोई संसद का सत्र नहीं सद रहा है, आदेश जारी करके संसद का किसी भी रूप में
उनका सत्र नहीं सत्र है तो वो आदेश जारी करके उस सदन को बुला सकता है। इस प्रकार के कार्य कौन करता है? सत्र को बुलाना, सत्रावास को रद्द करना इत्यादि कार्य राष्ट्रपति कर सकता है। उसमें राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसीलिए हम पहला पॉइंट लिखेंगे, लिख सकते हैं। पहले तो ये क्या होता है, संसद का एक अंग नहीं होता, संसद के अंग बढ़ जाए तो क्या होता है? 3 अंग, सामान्य 2 होते हैं। कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हम तीसरा अंक पढ़ते हैं इसका। मुख्य 2 अंग होते हैं, 1 और 2। सामान्य अंग पूछे जाते हैं, तीसरा कौन होता है? राष्ट्रपति की संसद का एक अंग होता है। हम ये लाइन लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति स्वयं क्या होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक अभिन्न अंग होता है। और क्या है? जो भी संसद द्वारा पारित होते हैं, किसके द्वारा? संसद द्वारा जो भी कानून, योजनाएं, विद्या, उनमें अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या करता है? अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है। लिख सकते हैं, लिखना सही। संसद द्वारा पारित विधेयक, कानून इत्यादि योजनाओं में अंतिम रूप से हस्ताक्षर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या कर सकते हैं? बैठक बुला सकते हैं। किसकी? संसद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद की बैठक बुला सकता है। बैठक को स्थगित कर सकता है। किसके पास पावर है? कोई भी यदि बैठक आयोजित है तो उसको स्थगित कर सकता है। यदि बैठक नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति बैठक को बुला भी सकता है। ये किसको प्राप्त है सर? क्या राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद आर्टिकल 85 में लिखा है। 85 में लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की बैठक बुलाना, उसे स्थगित करने की शक्ति है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मुख्य याद है लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ऐसा पे ध्यान दें। संबोधन पॉइंट है, संबोधन। अब कैसा संबोधन? इसी आपको विश्लेषण कर दूं। यदि संसद का वर्ष के अंदर जो प्रथम अधिवेशन या सत्र चलता है तो उसका संबोधन सर्वप्रथम कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रपति। यदि कार्यकाल पूर्ण होने के बाद 5 साल कार्यकाल होता है, उसका पूर्ण होने के बाद नई सरकार बनती है। नई सरकार जब शपथ लेती है और जब संसद का पहला सत्र चलता है तो उसका संबोधन सर्वप्रथम कौन करता है? राष्ट्रपति। जब हम लिखते हैं कि प्रतिवर्ष एवं नए संसद के निर्माण के बाद सर्वप्रथम संबोधन प्रतिवर्ष नए संसद के निर्माण के बाद, मतलब प्रतिवर्ष जो प्रथम बैठक होती है, क्या प्रतिवर्ष प्रथम बैठक और नए संसद के निर्माण के बाद सर्वप्रथम संबोधन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। संबोधन कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। कब? अन्यथा कोई भी बैठक या विधेयक चलेगा तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष अध्यक्ष तो लोकसभा करता है सभी की, लेकिन उसका संबोधन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लेकिन जब नए प्रतिवर्ष की जो प्रथम बैठक होती है उसका संबोधन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और नई लोकसभा चुन के आती है, उसके बाद उनकी जब प्रथम जो बैठक होती है या विधेयक संसद के अंदर चलता है, सत्र या सत्रहवां सत्र है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब किसी भी कारणवश
किसी भी कारणवश लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष अपने पद पे नहीं है तो राष्ट्रपति उस समय स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति लोकसभा से किसी भी व्यक्ति को और राज्यसभा से किसी भी व्यक्ति को उसका अध्यक्ष पद दे सकता है। तो ये लाइन लिखेंगे, जब राज्यसभा व लोकसभा का अध्यक्ष सत्र में उपस्थित नहीं है और तब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तब राष्ट्रपति इस रूप में स्वतंत्र है कि वो लोकसभा में से और राज्यसभा में से किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद दे सकता है। क्या स्वतंत्र है? यदि क्या है, राज्यसभा और लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है सत्र के अंदर, तो उस समय राष्ट्रपति क्या स्वतंत्र है? किसी भी लोकसभा के किसी भी सदस्य को और राज्यसभा के किसी सदस्य को उसका अध्यक्ष पद दे सकता है। इसमें राष्ट्रपति क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और राष्ट्रपति को हम क्या देखते हैं उसकी विधायी शक्तियों के रूप में? मनोनीत की शक्तियां प्राप्त है। मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं, उसे मनोनीत सदस्य की मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा से कितने सदस्य? 12 सदस्य, जो कला, संस्कृति, खेलकूद इत्यादि में जो उत्कीर्ण होते हैं उन विद्यार्थी को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्य और 2 लोकसभा के अंदर जो अंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं लोकसभा के अंदर, उनका मनोनयन किया जाता है। देख सकते हैं कि मनोनयन किसने करता है? राज्यसभा के सदस्य करता है। राज्यसभा के सदस्य करता है 12 सदस्य, लोकसभा के कितने सदस्य? 2 सदस्य। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो खेल कला, संस्कृति इत्यादि में जो उत्कीर्ण सदस्य होते हैं, उत्कीर्ण सदस्यों में से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो लोकसभा में, और लोकसभा के अंदर 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होने चाहिए, जिनका मनोनयन कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रपति करेगा। 8वां पॉइंट हम देखेंगे कुछ, जैसे कि हमारा संसद के अंदर पेंडिंग हो या लंबित, संसद के अंदर पेंडिंग या लंबित पड़े विधेयक क्या संसद के अंदर पेंडिंग या लंबित पड़े विधेयक, जो भी संसद के अंदर या पेंडिंग या लंबित कोई भी विधेयक पड़ा रहेगा तो वो संसद को क्या आदेश देगा? राष्ट्रपति संसद को कहेगा जो पेंडिंग या लंबित पड़े उन विधेयकों पर स्वीकृति दी जाए, उनके ऊपर वार्तालाप की जाए, उनका समाधान किया जाए। तो संसद के अंदर पेंडिंग या लंबित पड़े विधेयक पर राष्ट्रपति संसद को आदेश देता है कि उन्हें लागू किया जाए। ये होगी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या संसद संबंधी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे इनकी विधि शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, नाम से वित्तीय मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग, इस पे जो भी उसकी मुख्य शक्ति रूप में होती है जो उनकी वित्तीय शक्तियां। इसमें क्या है? धन विधेयक संबंधी शक्तियां, ले सकते हैं धन विधेयक संबंधी शक्तियां। क्या करेगा? धन विधेयक
और लोकसभा के अंदर ही धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा के अंदर प्रस्तुत होगा, वो 7 दिन पूर्व लोकसभा राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या राष्ट्रपति द्वारा ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसके धन विधेयक को स्वीकृत किया जाएगा। धन विधेयक संबंधी शक्ति किसके पास प्राप्त होती है? मुख्य रूप से राष्ट्रपति और लोकसभा के पास होती है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, मुख्य निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, इसीलिए राष्ट्र इनके हस्ताक्षर 7 दिन पूर्व राष्ट्रपति को धन विधेयक प्रस्तुत होने से पहले सूचित करना आवश्यक होता है। और क्या करता है? दूसरी मौलिक शक्ति संघीय बजट, संघीय बजट, बजट या वार्षिक वित्तीय, मोस्ट बात है इसी पे ध्यान दें, संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक संघीय बजट को प्रस्तुत करना या वार्षिक वित्तीय विवरण का संसद के अंदर आकर उनका जो भी विवरण होता है उनको प्रस्तुत कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगली वित्तीय होगी, वित्तीय दो मोस्ट चीज है, कौन सी? धन विधेयक संबंधी, और दूसरी है संघीय बजट प्रस्तुत करना। तीसरी हम शक्ति पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। वित्तीय हमने पूरी कर दी। न्यायिक, न्यायालय संबंधी क्या शक्तियां हैं? न्यायिक शक्तियां कौन सी पढ़ेंगे? तीसरी मोस्ट न्यायिक शक्तियां। न्यायिक क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। क्या करता है? पहले उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी न्यायिक समिति को मोस्ट शक्ति है समाधान शक्ति। समाधान की शक्ति प्राप्त है। किसकी? समाधान की शक्ति। किसी को दंड, मृत्युदंड को रद्द करना, किसी का दंड भारी है उस दंड को निर्मित करना, दंड को रद्द करना, कम करना, ये शक्ति किसी भी व्यक्ति पे हो, वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अब हम आएंगे आपातकालीन शक्तियों पे। मोस्ट राष्ट्रपति की जो भी है आपातकालीन शक्ति से पहले हम एक चीज और देख रहे हैं, इनको सैन्य शक्ति प्राप्त होती है। 5 नंबर पे है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्तियां 1 नंबर क्या है? तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का, देखो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। युद्ध या शांति का आन राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और युद्ध या शांति का आन कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। मोस्ट बात है राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे ध्यान दें। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, उनके आर्टिकल इस प्रकार, आर्टिकल लिखता हूं इस प्रकार, और उनकी क्या है उसके अंदर। अनुच्छेद 352 याद रहे, 352 आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल
यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, सभी सारी शक्तियां राष्ट्रपति, सभी कार्य व्यवस्था का देख रेख कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, कुछ भी युद्ध, बाढ़ या आक्रमण कुछ भी होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत के अंदर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय पूछा जा सकता है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 4 बार किया गया। अब कब कब किया गया ये भी पूछा गया। 1962 के अंदर किया गया एक बार। 1962 कब, क्यों? भारत चीन युद्ध कब क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय एक बार किया गया। 2 नंबर 1971 के अंदर किया गया। कब किया गया था? 1971 बांग्लादेश भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश का विभाजन होता है तब किया गया। भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध किसमें? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, सॉरी राष्ट्रपति ने 4 बार उसके संबंधी 352 आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार कर चुका है। एक बार भारत चीन के युद्ध समय 1962 में की गई, दूसरी बार 1971 भारत पाक युद्ध के समय की गई थी, तीसरी की गई थी 1975 के अंदर। वित्तीय आपातकाल ऐसे वित्तीय संकट देश के अंदर आया तो तब की गई थी 1975 के अंदर। याद रहे 62 पाक चीन युद्ध सबको याद है, तो याद रहेगा आपातकाल फर्स्ट बार घोषित। सेकंड बार भारत पाक युद्ध हुआ था, 71 बांग्लादेश का विभाजन होता है। यहाँ पर क्या होता है? बांग्लादेश का विभाजन होता है। और 1975 तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की लागू किया गया था। अनुच्छेद आर्टिकल 352 देखा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार से होता है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार से होता है, याद रहे, ठीक है। दूसरा है 356 अनुच्छेद 356 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होता है। जो देश के अंदर सरकार होती है उनका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद आर्टिकल 360 के अंदर वित्तीय संकट, वित्तीय संकट यदि देश के अंदर वित्तीय संकट आता है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। क्या 356 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन भी कहा जाता है, राज्यपाल शासन भी कह सकते हैं इसे, या इसे राष्ट्रपति शासन, शासन या संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू किया गया शासन राष्ट्रपति शासन कहलाता है। वित्तीय संकट, देश के अंदर वित्तीय संकट आने पर 360 अनुच्छेद के तहत लागू किया और 352 हमने पढ़ा था युद्ध बाढ़ या आक्रमण होने पर राष्ट्रपति शासन के रूप में लागू किया जाता है। ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण तीनों आपातकालीन शक्तियां थी जो हर बार कंपटीशन के अंदर कुछ हमने देखा गया है। अब कुछ ऐसी कोई बेसिक चीज जो हमारे पीछे रह गई है उन चीजों पर ध्यान दे। राष्ट्रपति की हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी, वेतन भत्ते। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। भारतीय राष्ट्रपति को वर्तमान में कितने पैसे मिलते वेतन के रूप में? 1,50,000 रुपये वर्तमान में राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। और 60,000 रुपये क्या मिलता है जो कि उनके अन्य खर्च के रूप में दिए जाते हैं। वार्षिक विवरण, ये क्या है? वार्षिक खर्चा, अन्य वार्षिक खर्चा दिया जाता है। 60,000 रुपये, 1,50,000 रुपये उनको मंथली पेमेंट दिया मिलता है राष्ट्रपति के रूप में, उनको भत्ता मिलता है। इससे पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना था पता है? 2008 से पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना था? राष्ट्रपति का वेतन था 50,000 था, ठीक है, 50,000 था। लेकिन उनको 2008 के बाद इनको 1,50,000 इनका पेमेंट बढ़ा दिया गया। क्योंकि एक शर्त है यहाँ पे, क्या है? यदि राष्ट्रपति ने शपथ ले ली, जैसे कि अब रामनाथ कोविंद ने शपथ ली है, उनका पेमेंट क्या चल रहा है? 1,50,000। अब यदि संसद के अंदर विधेयक लाके संशोधन करके इस पेमेंट को 2 लाख 3 लाख कितने भी किया जाएगा, लेकिन जब तक रामनाथ कोविंद अपने पद पे हैं उस समय तक वो तो 1,50,000 उठाएंगे। यदि इसको कम भी कर दिया जाए या ज्यादा भी किया जाए संशोधन करके, फिर भी ये तो अपने 5 साल कार्यकाल के दौरान 1,50,000 उठाएंगे। नए कार्यकाल लागू होती वो नया वेतन लागू होगा।
उसके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये राष्ट्रपति की मुख्य शर्त है। एक हमने मुख्य अनुच्छेद भूल गए थे पीछे, आपको याद होगा मैंने बोला शुरू की तो बताया था हमने अध्यादेश पढ़ेंगे। अनुच्छेद 123 मोस्ट सीरीज पूछा गया है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक जो सदन के अंदर लंबे समय से उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उनको संसद के अंदर उपस्थित होने का आदेश जारी कर सकता है। यह शर्त क्या है इसके अंदर? यदि संसद के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक अनुपस्थित होने की स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यदि दोनों उपस्थित है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यदि कर भी दिया जाएगा तो उसका प्रभाव उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन सीधे अंतिम चरण पे आए हम। अंतिम चरण पे अनुच्छेद अनुच्छेद 111 मोस्ट है। संसद द्वारा, सुन लो पहले फिर, संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उस समय राष्ट्रपति क्या स्थिति होती है यार? राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करेगा? यदि कोई भी विधेयक या कानून पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है उस समय राष्ट्रपति क्या स्थिति होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। क्या होगा? क्या कर सकता है राष्ट्रपति? स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति दे सकता है अथवा अपने पास सुरक्षित रख सकता है अथवा वापस संसद के पास संशोधन करने के लिए भेज सकता है। अब इसके बाद सुनो क्या करेगा? यदि या तो स्वीकृति दे देगा तो विधेयक लागू हो जाएगा, या अपने पास सुरक्षित रख सकता है राष्ट्र कुछ समय के लिए, लेकिन इसकी संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं कितने भी समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकता है। संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, इसलिए कभी कभी संविधान की आलोचना भी होती। अब वो 200 वर्ष तक भी अपने पास रखते तो वो कानून पेंडिंग ही रहेगा, लेकिन अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यदि संशोधन के लिए वापस भेजता है, जब संसद उसे संशोधन के लिए भेजता है, संसद उसके ऊपर बहस वगैरह होती, यदि संसद से आता है कि विधेयक सही है, इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करें, बात ध्यान दें, संसद उसके ऊपर, संसद लोकसभा राज्यसभा उसके अंदर बहस होती है, उसके बाद यदि वो चाहते हैं कि हम इसमें कोई किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होता है, उसी प्रकार उसके पास प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो क्या होगा? फिर राष्ट्रपति के पास वापस जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होगा कि उसे स्वीकृति ही देनी पड़ेगी। उसे अपने पास बाध्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को स्वीकृति वो अपने उसके पास जाने के बाद उसे स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। स्वीकृति आवश्यक होती, समझ में? यदि स्वीकृति दे सकता है तो अपने पास सुरक्षित रख सकता है, या संशोधन के लिए भेज सकता है। यदि संसद उसके अंदर संशोधन नहीं करती, वैसा का वैसा वापस भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी आवश्यक हो जाती है। हमने राष्ट्रपति को यहाँ तक हमने पूर्ण रूप से देख लिया था। राष्ट्रपति पूरा हमने टॉपिक यहाँ क्लियर कर लिया था। अब मैंने कहा था आपको शर्त के मुताबिक हमें एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का हम आपसे जवाब मांगेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अभी हमें बताएंगे, इसका जवाब आप मुझे हमें कमेंट रूप में बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आप, महाभियोग प्रक्रिया का पीछे पढ़ाया गया है। महाभियोग प्रक्रिया उल्लेख, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान महाभियोग प्रक्रिया उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन रूप में आप एनएस दें। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद बी में दें अनुच्छेद 61,
अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 58। इसका जवाब दे। पीछे की क्लास के अंदर आए कमेंट के रूप में जवाब दे, कमेंट पे। यदि क्लास के किसी भी हमें आशा है कि हम आपकी पूर्ण आशाओं के उत्तर, यदि किसी भी प्रकार के हमें ऑनलाइन में कोई भी किसी भी गलती आप कमेंट करके बताएं, हम उसे सुधार देंगे, आगे की क्लास और अच्छी होगी। आप विशेषकर कमेंट करके हमें ये बताएं कि आगे आने वाला टॉपिक क्या है। मैं राष्ट्रपति या टॉपिक या उपराष्ट्रपति ले, प्रधानमंत्री, मौलिक अधिकार, कोई भी टॉपिक यदि आपको अच्छा लगे, आपको साए आपके अंदर जिसका भी कोई कंफ्यूज है दिमाग के अंदर, उसका समाधान चाहते हैं यदि, तो हमारे यूट्यूब चैनल हमारे कमेंट करके बताएं, हमें कमेंट करके बताएं कि आने वाला हम कौन सा टॉपिक लें। मैं आपका अपना राकेश माथा इसी के साथ विदाई लेता हूँ आज की इसी टॉपिक